Hello dear friends, I'm Sahil Roy and I welcome you to my YouTube channel AU Commerce Scholar। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि इंश्योरेंस की क्या-क्या फंक्शंस हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस में कहा जा रहा है कि इंश्योरेंस परफॉर्म्स मल्टीफेरियस फंक्शंस। सम स्पेसिफिक फंक्शंस मेनली डील विद इंडिविजुअल्स इन मिटिगेटिंग देयर फाइनेंशियल लॉसेस। The common function mainly aim at providing boost to economic development of a country. The functions of insurance can be divided into three categories: primary function, secondary function, indirect function. इन्होंने सबसे पहली लाइन में ये बात कही कि इंश्योरेंस परफॉर्म्स मल्टीफेरियस फंक्शंस। मल्टीफेरियस का मतलब होता है वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो इंश्योरेंस बहुत तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जिसमें कुछ स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो मेनली डील करता है कि जो भी इंडिविजुअल है ना वो अपने फाइनेंशियल लॉस को मिटिगेट कर सकें। मिटिगेट करने का मतलब होता है मिनिमाइज कर सकें। तो इंश्योरेंस जितना आप समझ भी रहे होंगे कि इंश्योरेंस इंसान इसलिए कराता है ताकि अपने फाइनेंशियल लॉस को कम कर सके। तो ये एक सबसे स्पेसिफिक फंक्शन है इंश्योरेंस का। आगे इन्होंने कहा है कि जो कॉमन फंक्शन है वो मेनली एम करता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट किया जा सके किसी भी देश के। क्योंकि इंश्योरेंस में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, जो इंश्योरर्स होते हैं, ठीक है, वो बिजनेसमैन को भी सपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ उनके पास जो प्रीमियम का पैसा आता है उससे वो बहुत सारे लोगों को लोन भी देते हैं। वो इवन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो लोन लेकर के एक तो देश कुछ डेवलपमेंट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, इंश्योरेंस कंपनी का भी भला होगा, और जिन लोगों ने इंश्योरेंस करा रखा है उनकी तो सेविंग्स भी हो रही है, उनको बोनस भी मिल रहा है और साथ ही साथ सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी है। तो ये सारी की सारी चीजें समझी जाए तो ये बहुत अच्छा एक फंक्शन है इंश्योरेंस का। आगे इन्होंने ये कहा है कि जो इंश्योरेंस है उसके जो फंक्शंस है उसे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है प्राइमरी फंक्शंस, दूसरा है सेकेंडरी फंक्शंस, तीसरा है इनडायरेक्ट फंक्शंस। तो आइए इनको भी अच्छी तरीके से हम समझते हैं। इसमें सबसे पहला है प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शन में भी सबसे पहला है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। इसमें कहा जा रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द इंश्योरेंस इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रोबेबल रिस्क ऑफ लॉस। इन्होंने कहा है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इंश्योरेंस का वो आपको किसी भी रिस्क, कोई भी ऐसा रिस्क जिससे प्रोबेबिलिटी है, जिससे कोई चांस है आपको नुकसान होने का, उससे आपको प्रोटेक्ट करता है इंश्योरेंस। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रोबेबल रिस्क ऑफ लॉस। कोई भी ऐसा रिस्क जिससे आपको लॉस हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, चांस है लॉस होने की, उससे आपको इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। आगे इन्होंने कहा है कि इट इज अ काइंड ऑफ गारंटी दैट इंश्योरेंस विल मेक गुड द लॉस सफर्ड बाय एन इंडिविजुअल। इन्होंने कहा है कि एक तरीके की गारंटी है जहां पे इंश्योरेंस आपको गारंटी देता है कि अगर आपने कोई लॉस सफर किया है, अगर किसी एक इंडिविजुअल ने कोई भी लॉस सफर किया है, तो हम उस लॉस को ठीक कर देंगे, आपको नुकसान नहीं होगा, आपको ज्यादा फाइनेंशियल लॉस नहीं झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है कि इट इज अ काइंड ऑफ गारंटी। ये एक तरीके की गारंटी है जो इंश्योरेंस आपको देता है, और ये प्रॉमिस करता है, ये गारंटी दे रहा है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल ने कोई भी लॉस सफर किया तो हम उसे ठीक कर देंगे, विल मेक गुड द लॉस सफर्ड बाय एन इंडिविजुअल। आगे कह रहे हैं इंश्योरेंस कैन नॉट चेक द हैपनिंग ऑफ द इवेंट्स बट इट सर्टेनली प्रोवाइड्स इंडेमनिटी इन सच इवेंट्स। आगे इन्होंने ये बात कही कि जो इंश्योरेंस है वो किसी भी इवेंट की हैपनिंग चेक नहीं कर सकता। मतलब किसी का कार का एक्सीडेंट होना है तो वो चेक नहीं कर सकता, कोई इंसान का एक्सीडेंटल डेथ होना है तो ये तो कोई चेक नहीं कर सकता कि कब क्या कैसे हो जाए। इन्होंने कहा कि इंश्योरेंस कैन नॉट चेक द हैपनिंग ऑफ द इवेंट्स। इंश्योरेंस कभी किसी भी इवेंट के हैपनिंग को चेक नहीं कर सकता, लेकिन हाँ वो सर्टेनिटी प्रोवाइड कराता है कि अगर कोई इवेंट हुआ और उससे अगर आपको लॉस हुआ तो वो इंडेमनीफाई करेगा। इंडेमनिटी इन सच इवेंट्स, इंडेमनीफाई का मतलब ये होता है कि लॉस होने से पहले आप जिस सिचुएशन में थे उसी सिचुएशन में आपको वापस लेकर के जाना लॉस होने के बाद। ठीक है, आप जिस लेवल पे सस्टेन कर रहे थे नुकसान होने से पहले, नुकसान हो गया, अब आप नीचे आ गए हो, तो इंश्योरेंस क्या करेगा, आपको उस निचले लेवल से वापस उसी लेवल पे ले जाने की पूरी कोशिश करेगा जहां पे आप पहले थे। इसका मतलब एक हिसाब से आपने अपने फाइनेंशियल लॉस को प्रोटेक्ट कर लिया।
तो दिस इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। और नॉर्मली फाइनेंशियल लॉस ही का तो लोग इंश्योरेंस कराते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड ही है इंश्योरेंस पूरा का पूरा। आगे बढ़ते हैं। टू प्रोवाइड सर्टेनिटी इज द सेकेंड पार्ट ऑफ प्राइमरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन का दूसरा हिस्सा है क्या, टू प्रोवाइड सर्टेनिटी। अब यहां किस चीज की सर्टेनिटी की बात की जा रही है जरा समझते हैं। सबसे पहली लाइन कही जा रही है कि फ्यूचर इज अनसर्टेन, एनी मिसफॉर्च्यून कैन हैपन एट एनी टाइम। भविष्य पूरी तरीके से अनसर्टेन है, कोई भी अप्रिय घटना कभी भी घट सकती है, किसी को कोई आइडिया नहीं है कब क्या हो जाए, ठीक है, कब क्या होगा, उसमें कितना भारी नुकसान होगा हम नहीं बता सकते। आगे कहा जा रहा है कि अमाउंट ऑफ लॉस इज ऑल्सो अनसर्टेन इन सच मिसफॉर्च्यून्स। तो ये जो मिसफॉर्च्यून्स है, जो एक हिसाब से बैड लक कंसिडर किया जाता है, तो ये जो बैड लक आता है लोगों के पास, ये मिसफॉर्च्यून, कोई भी अप्रिय अनहोनी घटना जो घट जाती है, उसमें जो लॉस है वो भी अनसर्टेन होता है, कितना नुकसान हुआ, कभी कभार बहुत भारी नुकसान हो जाता है, कभी कभार बहुत थोड़ा सा नुकसान होता है। तो ये भी अनसर्टेन है कि अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसमें क्या नुकसान हो, कितना बड़ा नुकसान हो, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि इट इज ट्रू दैट बेटर प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैन रिड्यूस अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस। इन्होंने कहा कि अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कीजिएगा, अच्छी प्लानिंग कीजिएगा, अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कीजिएगा, तो ये जो इंटेंसिटी है ना लॉस की, इसे आप कम कर सकते हैं। यू कैन रिड्यूस द अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस, ठीक है, इंटेंसिटी भी कम कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी को भी आप कम कर सकते हैं इसमें। बट इट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज, इट रिक्वायर्स स्पेशल अटेंशन एंड डिटर्मिनेशन। तो इसके लिए स्पेशल नॉलेज चाहिए, स्पेशल अटेंशन चाहिए, स्पेशल डिटर्मिनेशन चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। इंश्योरेंस रिलीव्स मैन फ्रॉम सच डिफिकल्ट टास्क एंड प्रोवाइड सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट एट द अनसर्टेनिटी ऑफ सच लॉसेस। तो इंश्योरेंस ने एक हिसाब से इंसान को रिलीव किया है इन सारी चीजों से, कि अगर ऐसा कोई अनसर्टेन लॉस हुआ, उसमें कितना भी फाइनेंशियल लॉस हो जाए, अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो आप पूरी तरीके से निश्चिंत रहिए, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी है ना, आपने इंश्योरेंस भी करवा रखा है, आपने प्रीमियम भी भर रखा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलने के लिए इंश्योरेंस कंपनी सर्टेनली आपको कुछ ना कुछ अमाउंट देगी जो आपके लॉस को कॉम्पनसेट करेगा। ऑफ कोर्स प्रीमियम इज चार्ज्ड फॉर प्रोवाइडिंग सच सर्टेनिटी। ये जो सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी किस चीज की सर्टेनिटी है, कि अगर आपको कोई नुकसान हुआ किसी भी अप्रिय घटना से, किसी भी मिसफॉर्च्यून से, तो ये सर्टेन है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको इंडेमनीफाई करेगी। इंडेमनिफिकेशन समझते हैं ना, इंडेमनिफिकेशन मतलब नुकसान होने से पहले, लॉस होने से पहले, मिसफॉर्च्यून होने से पहले आप जिस लेवल पे थे, जिस अच्छे लेवल पे थे, वापस आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे नुकसान होने के बाद, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपको गारंटी देगी इंडेमनीफाई करने की। तो दे प्रोवाइड दिस सर्टेनिटी कि आपके लॉस को मिनिमाइज कर सके, ठीक है। आगे बढ़े। अगला जो है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। ये तीसरा पार्ट है हमारे प्राइमरी फंक्शन का, और इसमें इन्होंने कहा कि रिस्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इनके कहने का मतलब जरा समझते हैं। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द इंश्योरेंस। The distribution of risk among several insured person is a method to spread over the losses. ठीक है, अब समझिएगा इसको। इन्होंने कहा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क है इस among several insured persons, जितने लोगों ने इंश्योरेंस करवा रखा है, एक इंडिविजुअल इंसान का जो भी रिस्क है वो सबके ऊपर बराबरी से डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। मतलब समझिए, मैंने 10 लाख रुपए की कार खरीदी, मैंने 10 लाख रुपए की कार का इंश्योरेंस करा लिया, पूरे 10 लाख रुपए का। उसी वक्त इंश्योरेंस कंपनी ने देखा कि इंश्योरेंस कंपनी में 10 लाख लोगों ने कार का इंश्योरेंस कराया, तो मेरी कार का जो रिस्क है वो 10 लाख लोगों के ऊपर एक एक रुपए स्प्रेड हो गया। आप समझ रहे हैं इनके कहने का मतलब, कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क, ये एक एक रुपए का रिस्क सबके ऊपर आ गया। अगर इकलौता मैं होता तो मेरे ऊपर पूरे 10 लाख रुपए का रिस्क आता, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के पास 10 लाख ऐसे लोग थे जिन्होंने 10 लाख लोगों ने कार का इंश्योरेंस कराया, 10-10 लाख रुपए का, तो एक इंडिविजुअल का रिस्क सबके ऊपर डिवाइड हो गया। तो नुकसान सबका तो होगा नहीं, किसी एक ही का होगा, या 2 का ही होगा, या 10 ही का होगा, 10 लाख लोगों का लॉस तो होगा नहीं। इंश्योरेंस कंपनी वहां से अर्न भी करती है, और इंश्योरेंस कंपनी यही एक तरीका अपनाती है, किसी भी इंडिविजुअल इंसान का जो लॉस है उसे सारे के सारे इंश्योर्ड लोगों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात समझने वाली यह है कि अगर किसी भी एक इंडिविजुअल इंसान का नुकसान होता है, कॉम्पनसेशन भरना पड़ता है, इंडेमनिफिकेशन करना पड़ता है अगर इंश्योरेंस कंपनी को, तो इंश्योरेंस कंपनी कभी भी अपनी जेब से 1 रुपए नहीं देती। वो क्या करती है, जितने लोगों ने इंश्योरेंस करवा रखा है
उनका जो प्रीमियम का पैसा है उसकी पूलिंग करती है, उसको एक जगह एक अकाउंट में इकट्ठा करती है, और वहीं से जितना नुकसान हुआ है उस बेसिस पे कॉम्पनसेशन दिया जाता है। मतलब जरूरी नहीं है कि सबकी कार चोरी हो जाए, और अगर चोरी हो भी रही है तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, ठीक है, और एक्स शोरूम प्राइस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। क्योंकि 10 लाख की कार अगर आप खरीदिए, एग्जांपल समझिएगा, 10 लाख की कार अगर आप खरीदते हैं तो आपको 11 साढ़े 11 की पड़ती है, तो 11 साढ़े 11 लाख रुपए का इंश्योरेंस नहीं होता, वो एक्स शोरूम प्राइस जो आपकी कार की है उसका इंश्योरेंस होगा। और मान लीजिए कि कार 3 साल के बाद चोरी होती है तो उसमें फ्लैट 15% डिडक्शन होगा डेप्रिसिएशन का। तो 10 लाख की जो कार है उसमें 45% तो आप ऐसे ही डिडक्ट कर दीजिए 3 साल के बाद, तो लॉस कितना हुआ, ठीक है। और उस बेसिस के ऊपर और इंटेंसिटी ऑफ लॉस भी चेक किया जाता है, कई बार सिर्फ 20,000 ही का नुकसान होता है, ठीक है, हल्का सा नुकसान हुआ तो वहां पे भी कॉम्पनसेशन मिलता है आपको। तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क एक इंडिविजुअल इंसान का, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क अमंग सेवरल इंश्योर्ड पर्संस इज अ मेथड ऑफ स्प्रेड ओवर द लॉसेस, ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। अगला है सेकेंडरी फंक्शंस, और सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहले कहा गया है हेल्प्स इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अब हेल्प्स इन द इकोनॉमिक प्रोग्रेस को समझिएगा, ठीक है। कई बार आपसे ये सवाल भी पूछा जाता है कि इंश्योरेंस कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक प्रोग्रेस में बेनिफिशियल है, तो उसके लिए आप यहां से भी कुछ आइडिया लेकर के आंसर लिख सकते हैं। यहां कहा जा रहा है कि इंश्योरेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एंड दस हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो इन्होंने ये बात कही है कि इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट या कॉमर्स के डेवलपमेंट में इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जिसकी मदद से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है किसी भी देश का। मतलब इंडस्ट्रीज में इंश्योरेंस है तो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट, और इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट तो देश का डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया देश का। इंडस्ट्रीज में इंश्योरेंस, तो इंडस्ट्रीज में अगर इंश्योरेंस है तो बिजनेसमैन रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, रिस्क ले सकते हैं, तो रिस्क लेंगे, हो सकता है वो रिस्क उनके लिए रिवॉर्ड बनकर के प्रॉफिट बनकर के आ जाए, तो उनका रिवॉर्ड देश के लिए रिवॉर्ड बन जाएगा। आगे इन्होंने कहा है कि इट डेवलप्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द इंडस्ट्रियलिस्ट, यही बात सामने इन्होंने कही है आगे कि ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी लेकर के आता है इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में। दे नो दैट in case of happening of an unfortunate event their losses will be compensated। तो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर कोई अनफॉर्चुनेट या कोई मिसफॉर्च्यून हो गया, कोई भी अप्रिय घटना घट गई जिससे उनका कुछ नुकसान हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी उन्हें क्या करेगी, कॉम्पनसेट करेगी। आगे कहा जा रहा है दिस प्रोवाइड्स इनिशिएटिव टू वर्क हार्ड विच इज एसेंशियली फॉर द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। ये इससे क्या मदद मिलती है कि जो भी बिजनेसमैन है, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो क्या करते हैं कि उन्होंने अगर इंश्योरेंस करा लिया तो वो इनिशिएटिव लेते हैं हार्ड वर्क करने का। कई बार वो रिस्क भी ले लेते हैं, रिस्क इसीलिए वो ले पाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि पीछे इंश्योरेंस उन्होंने करवा रखा है। अगर इस रिस्क में वो फेल हो जाते हैं, अगर इस रिस्क में उनको अच्छा खासा नुकसान हो जाता है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, रिस्क ले सकते हैं क्योंकि उन्होंने इंश्योरेंस करवा रखा है। आगे इन्होंने बोला है कि इंश्योरेंस हेल्प इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिग इंडस्ट्रियल यूनिट्स आल्सो बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनके एस्टैब्लिशमेंट में भी इंश्योरेंस मदद करता है, और उनके जो भी बड़े बड़े एस्टैब्लिशमेंट है ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, उनके जो भी बिजनेस रिस्क हैं अलग अलग तरीके के, उन सबको इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो इससे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होंगी, कुछ प्रोड्यूस करेंगे, जीडीपी बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस का जो दूसरा पार्ट है उसमें कहा जा रहा है प्रिवेंट लॉसेस। अब प्रिवेंट लॉसेस का मतलब क्या है जरा समझते हैं। इन्होंने कहा इंश्योरेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिडक्शन ऑफ लॉसेस। आप बहुत अच्छी तरीके से ये बात जानते हैं कि इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लॉस की रिडक्शन में। अगर किसी इंसान ने इंश्योरेंस करवा रखा है, उसे नुकसान हुआ, तो इंश्योरेंस उसका जो भी नुकसान हुआ होगा उसे कम करने की पूरी कोशिश करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका नुकसान कम से कम, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि इट एनकरेजेस टू रिड्यूस लॉस इन मेनी वेज। ये एनकरेज करते हैं लॉस को बहुत तरीके से रिड्यूस करने में। इंश्योरर गिव्स इंसेंटिव्स फॉर रिड्यूसिंग लॉस बाय लोअरिंग प्रीमियम। जो इंश्योरर है वो लॉस को रिड्यूस करने के लिए बहुत तरीके के इंसेंटिव्स देते हैं, जैसे उनमें से एक है कि प्रीमियम को कम कर देना, ठीक है। प्रीमियम को कम कर देने की वजह से ये एक तरीके का लॉस रिड्यूस करने का इंश्योरर का एक तरीका है। इसमें एग्जांपल के तौर पे इन्होंने कहा है कि इन फायर इंश्योरेंस में क्या होता है, डिस्काउंट्स आर अलाउड फॉर इंप्रूवमेंट इन रिस्क।
अगर आप रिस्क को इंप्रूव करते हैं तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। इसका मतलब नीचे लिखा है, इन्होंने बोला कि अगर आप फायर एक्सटिंग्विशिंग अप्लायंसेस खरीदते हैं तो हम आपको प्रीमियम में डिस्काउंट देंगे, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड एक्स्ट्रा रेट्स आर चार्ज फॉर इंफीरियर कंस्ट्रक्शन। लेकिन अगर आपका इंफीरियर कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग का इंफीरियर कंस्ट्रक्शन है, इंफीरियर का मतलब होता है लो क्वालिटी या चीप या बहुत खराब, बहुत बेकार, जिससे आपको नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है, तो अगर ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन है तो वहां पे प्रीमियम ज्यादा भरना पड़ेगा आपको। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपने क्या किया कि आपने फायर एक्सटिंग्विशिंग अप्लायंसेस खरीद लिया। अब इससे क्या होगा कि आप अगर कहीं आग लगती है तो आप उससे आग बुझा लेंगे, तो इससे आपका भी फायदा और इंश्योरेंस कंपनी का भी फायदा। इंश्योरेंस कंपनी को कोई क्लेम देना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने आग जलने ही नहीं दिया, आपने तो पहले बुझा दिया। तो इस वजह से इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या करती है, आपके लॉस को रिड्यूस करने के लिए आपको कुछ इंसेंटिव देती है जिसमें आपका प्रीमियम वो कम कर देती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है इनडायरेक्ट फंक्शंस। तो इनडायरेक्ट फंक्शंस में पहला कहा जा रहा है फोर्स्ड सेविंग्स, जबरदस्ती का सेविंग करवाना। इंश्योरेंस कंपनी एक हिसाब से बहुत जबरदस्ती का सेविंग करवाती है और ये कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो लोगों की मेंटालिटी है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये एक रिसर्च है जिसमें कहा गया कि लोग खर्च करना ज्यादा पसंद करते हैं। उनकी जितनी इनकम होती है उससे ज्यादा वो खर्च करना पसंद करते हैं, वो सेव करने पे भरोसा नहीं करते, ठीक है। तो आप खुद भी सोचिएगा कि क्या ऐसा है कि नहीं है। आप नहीं है तो अपने आसपास देखिएगा कि लोग जितनी इनकम होती है उससे ज्यादा ही इंसान खर्च करता है। हम इंडिया में नॉर्मली ऐसे ही देखते हैं। तो इन्होंने बोला कि इंश्योरेंस क्या करता है, आपको फोर्स करता है कि आप सेव करो। कैसे, जरा देखते हैं यहाँ पे। लाइफ इंश्योरेंस इज अ मेथड ऑफ सेविंग। जी बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा है, फरमाया है कि लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत अच्छा मेथड है सेव करने का। देखिए सेविंग्स में, लाइफ इंश्योरेंस में ना एक और फायदा ये मिलता है कि आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है। अच्छा ये चीज भी यहाँ लिखी है, आगे देखते हैं। इन्होंने कहा कि लाइफ इंश्योरेंस इज अ मेथड ऑफ सेविंग। सेविंग का एक मेथड बहुत अच्छा है। रीजन ये है कि अगर आप बैंक में पैसे सेव करिएगा एफडी के तौर पे 10 साल के लिए, ठीक है, या आरडी के तौर पे 10 साल के लिए, तो जितना आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा उससे ज्यादा इंश्योरेंस आपको दे देगा, ठीक है। अगर आप हर महीने 500-500 रुपए बैंक में आरडी करते हैं, आरडी का मतलब रिकरिंग डिपॉजिट अगर आप कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो जितना वो आरडी आपको रिटर्न करेगा उससे तकरीबन डबल से भी ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी आपको वापस करेगी, ठीक है। ये एक तरीके का बहुत अच्छा तरीका है सेव करने का, एक इन्वेस्टमेंट का बेस्ट तरीका है और सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी है। तो अगर आपने आरडी करवा रखा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा, गो फॉर इंश्योरेंस, इट इज बेस्ट और एक हिसाब से इट इज नेसेसिटी इन टूडेज वर्ल्ड, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन फैसिलिटीज और मेडिकल फैसिलिटीज के बाद बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे इन्होंने कहा द प्रीमियम इज पेड इज एक्यूमुलेटेड एंड रिटर्न टू द अश्योर्ड इफ ही सर्वाइव्स एट द डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो जो लाइफ इंश्योरेंस है उसमें जो भी इंश्योर्ड है ना, जिस इंसान ने प्रीमियम जमा किया है, जो पॉलिसी होल्डर है, उसने जितना भी पैसा जमा किया है वो पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी इकट्ठा करती है और जिस मोमेंट पे मैच्योरिटी डेट आता है तो पूरा पैसा, अच्छा वो इकट्ठा करने के साथ साथ क्या करती है, उसको इन्वेस्ट भी करती है और जितना इन्वेस्ट किया और जितना पैसा इकट्ठा किया था सबको जोड़ करके आपको वापस करती है। जो भी इन्वेस्टमेंट करने के बाद जितना रिटर्न मिलता है उसका 95% तक आपको वापस करती है। ये लॉ में लिखा हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी उसको रख नहीं सकती अपने पास, 5% अपने पास रखेगी, 95% आपको वापस करेगी, ठीक है। तो आपने जितना भी पैसा इंश्योरेंस कंपनी को दिया वो पूरा वापस मिलेगा, साथ ही साथ उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया आपके पैसे का, जहां पे भी, उससे जितना भी कमाया उसका 95% भी आपको वापस कर देगी। तो कितना अच्छा सेविंग्स का तरीका है लाइफ इंश्योरेंस में, ठीक है। आगे कह रहे हैं देयर आर सर्टेन रिलीफ इन इनकम टैक्स। अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज की अलाउड बाय द इनकम टैक्स एक्ट टू इनकरेज द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंग द पीपल। तो इनकम टैक्स एक्ट में साफ साफ डिडक्शंस दिए हुए हैं। उन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम आपको आपकी इनकम टैक्स में डिडक्शंस देंगे। सीधी सी बात, आपका इनकम टैक्स भी बच गया। लीजिए आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया ना इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में, वो जो भी इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट होगा तो वो जो अमाउंट है वो आपकी इनकम में से डिडक्ट कर ली जाएगी और उसमें जो भी आपने टैक्स जमा किया वो पूरा टैक्स वापस आपको मिल जाएगा। तो दिस इज इनकम टैक्स डिडक्शंस। इसकी एक लिमिट है लेकिन एटलीस्ट कुछ तो मिल रहा है भैया, ठीक है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आगे कहा जा रहा है, इसके आगे कहा जा रहा है पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बिकम्स हैबिट एंड इन इफेक्ट ब्रिंग्स अबाउट कंपल्सरी सेविंग्स। इसका मतलब यह है कि जो पेमेंट है लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम का वो एक हिसाब से हैबिट बन जाता है। अब हैबिट कैसे बनता है जरा इसको भी समझ लीजिए।
देखिए, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस कराया है तो स्टार्टिंग के 3 साल तक तो आपको पैसे जमा करने ही पड़ेंगे, आपकी मजबूरी है। अगर आपने 2 साल पैसे जमा करने के बाद अगर आपने सोचा कि ये पैसा वापस ले लें, तो वो नहीं मिलेगा, वो चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक हैबिट बना देगा कम से कम 3 साल तक। और 3 साल जमा करने के बाद अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही है तो इट्स बेटर कि आप वहां पैसे जमा करते रहिए, क्योंकि इससे अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मतलब और भी है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी आपकी फैमिली के लिए, आपकी डिपेंडेंट्स के लिए। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि ये आपको मजबूर कर देगा कि आप कंपलसरी सेविंग्स कीजिए। आप पैसे सबसे पहले इसे एज अ एक्सपेंडिचर समझ करके इसे सबसे पहले आप इसके प्रीमियम जमा कर दीजिए, उसके बाद बचे कुछ पैसे को आप जैसे खर्च कर रहे हैं वैसे खर्च कीजिए। ठीक है, आगे कहा जा रहा है अगला इनडायरेक्ट फंक्शन का जो दूसरा पार्ट है वो ये है प्रमोट्स फॉरेन ट्रेड। अब प्रमोट्स फॉरेन ट्रेड में क्या कहा गया है जरा समझते हैं। फॉरेन ट्रेड डिपेंड्स एंटायरली ऑन इंश्योरेंस। जो फॉरेन ट्रेड है वो पूरी की पूरी तरीके से इंश्योरेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, द बैंकर्स विल नॉट डिस्काउंट द मरीन ट्रेड बिल्स अनलेस द कार्गो इज फुल्ली इंश्योर्ड। साफ साफ बोला हुआ है कि जो बैंकर हैं उन्होंने साफ साफ ये बात बोला है कि जब तक आपका कार्गो पूरी तरीके से इंश्योर्ड नहीं है होगा, हम आपका मैरीन ट्रेड बिल्स को डिस्काउंट नहीं करेंगे, इन कैश नहीं करेंगे, जाओ पहले इंश्योरेंस करवाओ। ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो बैंकर्स ने भी ये बात साफ साफ बोल रखी है। तो इंडिया में तो मैं आपको बताऊं कि लॉ द्वारा इट इज वेरी कंपलसरी इन नेचर कि अगर फॉरेन ट्रेड करना है तो आपको इंश्योरेंस करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, अपने कार्गो का। ठीक है, आगे इन्होंने बोला इन आवर कंट्री इंश्योरेंस हैज बीन मेड कंपलसरी फॉर फॉरेन ट्रेड। इट रिलाइव्स एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम द अनसर्टेनिटीज ऑफ फॉरेन ट्रेड। इन्होंने बोला कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको रिलाइव करता है, जो भी फॉरेन ट्रेड में अनसर्टेनिटीज है ना उनसे वो मतलब एक हिसाब से सिक्योर हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है क्योंकि इंश्योरेंस है, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक हिसाब से निश्चिंत हो जाते हैं। आखिरी में बोल रहे हैं अदर्स। अदर्स फंक्शन में क्या आता है कि इंश्योरेंस क्रिएट कॉन्फिडेंस इन पब्लिक। बिल्कुल सही बात, इंश्योरेंस है तो कॉन्फिडेंस है लोगों के अंदर, लोग रिस्क ले सकते हैं, लाइफ में रिस्क ले सकते हैं, बिजनेस में रिस्क ले सकते हैं, कहीं भी रिस्क ले सकते हैं, उस चीज में रिस्क ले सकते हैं जिसमें उन्होंने इंश्योरेंस करवा रखा है और उन्हें उनके दिमाग में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सेफ्टी है। ठीक है, प्रोवाइड सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक तरीके का बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कराता है इंश्योरेंस, एंड दस हेल्प ट्रेड एंड कॉमर्स टू डेवलप एट अ फास्टर रेट। और इससे ट्रेड और कॉमर्स को पूरी तरीके से मदद मिलती है कि वो बड़ी तेजी से डेवलप करे। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि ये जो फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस थे आपको समझ में आए होंगे, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, गुड लक, गुड डे, टाटा, बाय बाय।